डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट विद विनय 2.0 में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि एनटीपीसी की परीक्षाएं 28 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रही हैं और ये परीक्षाएं जो हैं आपकी लगभग 90 दिन के आसपास चलने वाली हैं। तो वैसे तो आप लोगों ने पहले से ही बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी होगी, लेकिन फिर भी मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आइए हम सब मिलकर फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नदियों को जोड़ लेने से समुंदर नहीं बनता और एक जंग जीत लेने से कोई सिकंदर नहीं बनता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम लोगों को अभी प्रिपरेशन जारी रखना है जब तक कि हमारा स्वयं की परीक्षा नहीं हो जाती है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आज के कुछ अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ ये जो प्रश्न हैं वो सामान्य विज्ञान से संबंधित हैं, क्योंकि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप बी में सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन करने का प्रयास करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और जो है प्रश्न ज़्यादा हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, ऑडोमीटर एक है। आप लोगों ने सुना होगा ऑडोमीटर जो है वो एक चक्कर मापी यंत्र होता है। किसी भी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को ही अभिलिखित किया जाता है इसके द्वारा। कहने का मतलब यहाँ है कि पहिए की घूर्णन दूरी को मापने वाला जो यंत्र है वो ऑडोमीटर होता है। अगला प्रश्न है, जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए आप लोगों को मालूम होगा कि जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए हम लोग क्रोनोमीटर की सहायता लेते हैं, क्योंकि पानी के अंदर क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो हमें सही समय का अनुमान कराता है। भारहीनता की स्थिति कब होती है दोस्तों? भारहीनता की स्थिति ग्रेविटी जब ना हो। जब ग्रेविटी नहीं होती है तो हम भारहीनता की अनुभव करते हैं, और चंद्रमा पर ग्रेविटी ना होने के कारण ही हम लोग भारहीनता की अनुभव कर पाते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होता है वो नहीं बदलता है। स्वाभाविक है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाएगी तो उसका भार अपरिवर्तित ही रहेगा, क्योंकि वो एक समान वेग से नीचे की तरफ आती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो कोपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न जो है हमारा, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो यहाँ आप लोग जानते हैं ऊर्जा संरक्षण जो है एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो दोस्तों इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की मात्रा समान होती है, क्योंकि जी का मान जो है वो हर एक वस्तु के लिए इक्विवेलेंट होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है प्रकाश वर्ष? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है एक एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली दूरी को मापा जाता है। मतलब प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में तय की जाने वाली दूरी होती है। अगला प्रश्न जो है हमारा दोस्तों मैचिंग से संबंधित है। तो आप लोगों को मालूम होगा, ये आमने सामने मिला है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए जरा, पैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने वाला है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है। ये सभी यंत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल से आप लोगों को मालूम होगा द्रव्यमान प्राप्त होता है, क्योंकि संवेग और द्रव्यमान, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, और पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल से हमें द्रव्यमान की राशि ही प्राप्त होती है। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर जो होता है, बल द्रव्यमान गुणे त्वरण को हम बल के बल गुणनफल है। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 होती है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होती है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? जब लिफ्ट में खड़े होती हैं तो लिफ्ट में जो है या तो भारहीनता की स्थिति होती है या फिर भार बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ लिफ्ट के 3 प्रश्न बनते हैं। जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान करती है तो हमें भार अधिक महसूस होता है, और जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की ओर गति करती है तो हमें भार बहुत हल्का महसूस होता है, और जब एक समान गति से ऊपर नीचे गति करती है तो भारहीनता की स्थिति 0 हो जाती है। तो जब एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा भार लग रहा है तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? नीचे आएंगे तो 0, ऊपर जाएंगे बहुत अधिक, और जब एक समान गति से ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें समान भार महसूस होता है।
अगला प्रश्न हमारा है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? चांद की सतह पर जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब और ग्रेविटी कम होने के कारण ऊपर वस्तुएं चंद्रमा पर हल्की महसूस होती हैं, जबकि पृथ्वी पर यही वस्तुएं भारी होती हैं। लोलक की जो कालावधि होती है, जैसा कि आपको मालूम होगा, लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। जैसे जैसे लोलक की लंबाई बढ़ती जाएगी उसकी कालावधि बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न है, न्यूनतम तापमानों के अध्ययन, माने क्रायोजेनिक जो होती हैं इंजनों में न्यूनतम तापमानों का प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम तापमानों का प्रयोग काय में होता है? क्रायोजेनिक इंजन। और इसमें जो होते हैं जी अंतरिक्षयान और शल्यकर्मों में इसका प्रयोग ज़्यादातर होता है, और इसका जो मान होता है तो वो -196 में चलता है। क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट प्रौद्योगिकी में भी बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ अंतरिक्षयान लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु। देखिए, कोई भी चीज़ हो, अगर ग्रेविटी को पार कराना है तो उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंकना होगा, जिससे कि वो प्लान वेग को पार कर जाए और वहां से वापस ना आए। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, एक समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए एक लकड़ी और एक मोम व लोहे के टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि ये समान ग्रेविटी के कारण नीचे आएंगे। समान ऊंचाई से फेंक रहे हैं तो समान ऊंचाई पे आएंगे एक समान ग्रेविटी के कारण। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी होती है? तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी होती है वो लगभग होती है 150 के मिलियन किलोमीटर में, मतलब 149.8 मिलियन किलोमीटर के आसपास होती है। क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी जो होती है वो 149.8 मिलियन किलोमीटर में होती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी 1/4 कम हो जाएगी तो क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी को कम कर दिया जाए तो सूर्य की किरणों के कारण पृथ्वी भ्रष्ट हो जाएगी, जलकर नष्ट हो जाएगी। पेंडुलम गति तीव्र गति से चल रहा है, मतलब शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल रहा है, कब चलेगा? शीतकाल में। क्यों चलेगा? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि शीतकाल में लोलक की लंबाई घट जाती है। अगला प्रश्न है, गर्मी में पेंडुलम घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, इस प्रश्न को आपने बहुत कम देखा होगा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को पेरिजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिजी कहा जाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो इसको एपोजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम व न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम और न्यूनतम दूरी जो होती है वो 4,06,000 किलोमीटर एवं 3,64,000 किलोमीटर होती है। अधिकतम दूरी 4,06,000 और न्यूनतम दूरी 3,60,000 के लगभग 64,000 के आसपास होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसी पिंड का भार जो है वो कहाँ अधिक होता है? जहाँ ग्रेविटी अधिक है तो पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। अगली बात हम करें, किसी वस्तु का कम या अधिक भार उस पर पड़ने वाली शक्ति के कारण होता है। किसी वस्तु का कम या अधिक भार किसके कारण होता है? उस पर पड़ने वाली ग्रेविटी के कारण होता है। अब जैसे चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होने के कारण वह चीज़ें हल्की होती हैं, जबकि पृथ्वी पर यही चीज़ें ग्रेविटी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड लगने के कारण यहाँ भारी लगती हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है जबकि भूमध्य रेखा पर कम होता है। अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति कर रहा हो, यह अपकेंद्रण वाले बल के प्रभाव से होता है जो होता है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, अगर आप जैसे मान लीजिए चंद्रमा है और चंद्रमा के आसपास की चीज़ें हैं और पृथ्वी है इसके आसपास की चीज़ें हैं, कहने का मतलब ये है एक अपनी कक्षा में निरंतर गति कर रहा भू उपग्रह है और उसी उपग्रह से यदि कोई चीज़ गिरा दी जाए तो वो ठीक उसी प्रकार उसी गति से घूमने लगेगी जिस गति से वो उपग्रह घूम रहा है। माने पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो उसे बांधे रखने का प्रयास करता है। तो यहाँ फिर इस बात समझ लेंगे जरूरी है, जितने भी ग्रह उपग्रह नक्षत्र तारे मंडल हैं ये सारे की सारे, जैसे मान लीजिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, तो यहाँ रीजन क्या है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगने वाला ग्रेविटी बल और सूर्य का हर एक ग्रह पर लगने वाला ग्रेविटी बल उसे बांधे रखने का प्रयास करता है। तो इस कारण ये अपकेंद्र बल के कारण ये टिके रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिर एक पार्ट मैचिंग का आ गया है, ये है उच्च वेग। उच्च वेग जनरली मैक संख्या में मापी जाती है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। अब उच्च वेग की हम बात कर लेते हैं। तो उच्च वेग जो होता है ये जो है आपका अंतरिक्ष में जितने भी जहाज वगैरह चलती हैं इनके लिए मापा जाने वाला वेग होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई क्या होती है? तो इंटरनेशनल मात्रक में यूनिट में बल की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। वैसे बल की इकाई न्यूटन भी होती है। ऐसा सीजीएस पद्धति इसका डायन में कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका क्या भार घटेगा? स्वाभाविक है, जब चंद्रमा पर कोई वस्तु ले जाती है तो उसका द्रव्यमान न परिवर्तित रहता है लेकिन उसका भार घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि वहाँ
ग्रेविटी का मान क्या होता है, कम होता है। अगला बात, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मान का लगभग कितना होता है, लगभग 1/6 भाग होता है। अगला पॉइंट है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या होता है। देखिए, चंद्रमा पर ग्रेविटी का कारण ओनली वायुमंडल का अभाव होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने का कारण क्या है, वायुमंडल का अभाव। वायुमंडल नहीं है तो इसके कारण ग्रेविटी नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, एक बार प्रश्न जो है मैचिंग से संबंधित आया है। त्वरण को हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, बल को हम बोलते हैं न्यूटन, कृत कार्य को जूल में और आवेग को न्यूटन सेकंड में मापते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है और ए इज इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन टी होता है, ये आपको मालूम हो। अगला प्रश्न हमारा है, एकांक समय में तय की गई दूरी या वेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं। ये एक प्रश्न बन सकता है, ये नोट में दिया हुआ है लेकिन ये प्रश्न बन सकता है। क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी या वेग में परिवर्तन को हम कहते हैं त्वरण। गतिशील वस्तु के विस्थापन दर क्या कहलाती है, वेग। स्वाभाविक है, गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि गतिशील वस्तु तभी विस्थापन कर सकती है जब उसमें निर्धारित वेग होगा। क्योंकि वेग क्या है, वेग परिवर्तन की दर को ही विस्थापन कह सकते हैं ना हम। दो वस्तुओं के बीच की दूरी विस्थापन तो कहलाती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को, फिर से वही बात है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं, ध्यान रखना। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल और बल की दिशा में वस्तु के द्वारा विस्थापन के गुणनफल को ही हम कार्य कहते हैं। क्योंकि कोई भी बल जब लगाया जाता है तो एक निर्धारित दिशा में ही बल लगाया जाता है और बल जब निर्धारित दिशा में लगाया जाता है तो उस वस्तु में विस्थापन होता है और विस्थापन होने के कारण कार्य महसूस होता है। अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य, ध्यान रखने की बात है, 0 होगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो इसका कारण है प्रस्थ तनाव के कारण एक वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण इसका मुक्त पृष्ठ तनिक कला के रूप में कार्य करता है। देखिए, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण मुक्त पृष्ठ तनिक कला इंपॉर्टेंट है। तनिक कला का मतलब यहाँ गोलाकार, वर्षा की बूंद गोलाकार और जो है द्रव का वह गुण जिसके कारण वो तनिक कला के रूप में आ जाता है, तो सब प्रश्न तनाव है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, तारे का रंग जो होता है उसके टेम्परेचर का सूचक होता है। तारा जितना अधिक गर्म होगा, जितना अधिक ताप होगा, वो उसका रंग निर्धारित करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, तारे में क्या होता है। स्वाभाविक है, आपको मालूम है कि सूर्य में क्या है और तारे में भी वही चीज़ है। क्योंकि तारे में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य तत्व 5% होती हैं, 0.5%, सॉरी, लगभग। तो मुख्य तत्व क्या होते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण होता है सूर्य में, वही चीज तारे में होती है। हाइड्रोजन 70% है, हीलियम 28% है और कार्बन 1.5% तथा अन्य तत्व 0.5% होती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। देखिए, लंबाई की जो कम से कम इकाई होती है वो फर्मीमीटर होती है। स्वाभाविक है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, फर्मीमीटर होती है। फर्मीमीटर जो होती है वो लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है और एक फर्मी में क्या होता है, 10⁻⁻12। तो इसीलिए ये नेगेटिव कम है। क्यों है, क्योंकि आप कहेंगे 10⁻12 तो ज़्यादा होती है लेकिन नेगेटिव में वही बड़ी चीज़ होती है छोटी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, व्हाइट ड्वार्फ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, श्वेत बौना तारा, व्हाइट ड्वार्फ या ब्लैक होल, ये सब चीज़ों की खोज किसने की थी, एस चंद्रशेखर। इसे हम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर बोलते हैं। तारे का मात्रक जूल होता है, आपको मालूम होगा। पृथ्वी की परत घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, अभी पीछे एक क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी अपने अपने परतः घूमने वाले उपग्रहों को बांधे रखने का कार्य करती है। मतलब पृथ्वी के परतः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। क्यों घूमती रहेगी, क्योंकि उसके कारण वो ग्रेविटी के कारण बना होने के कारण। अगला पॉइंट हमारा फिर है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। आप लोगों को मालूम है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। क्या होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। अगला प्रश्न हम फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। आप लोगों को मालूम है पृथ्वी क्या है, गोल है। प्लेन सीधी रेखा में तो तरंगें आसानी से गति कर लेती हैं, अब इसको इस प्रकार घूमने के लिए फिर एक परेशानी महसूस करना पड़ती है। इसलिए पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण कम तरंगें आपको महसूस करनी पड़ती हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों सुस्त क्यों हो जाती हैं, क्यों, लंबाई बढ़ने के कारण वो ढीली हो जाती हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, वस्तु की मात्रा बदल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वस्तु की मात्रा बदल जाने दो, बदलने के पे, लेकिन घनत्व तो नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलेगी, बदलने दो, लेकिन उसका घनत्व तो नहीं बदलेगा। और वस्तु की मात्रा बदलने से उसका आयतन, द्रव्यमान और भार बदल जाता है। आयतन, द्रव्यमान और भार बदल जाता है लेकिन घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने की बात है। निर्वात की अवस्था में लोहे एवं लकड़ी के समान भार वाले
बावजूद जो है उन पर कार्य करता है गुरुत्व त्वरण। देखिए कोई भी चीज़ हो, ग्रेविटी तो हर एक चीज़ पर कार्य करेगी, चाहे भार आपका समान हो या असमान हो, ग्रेविटी तो लगना ही है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराते हैं तो पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिरा रहे तो वो समान समय में पृथ्वी पर गिरेंगी। और निर्वात में त्वरण समान लगता है सब पे। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? देखिए जब जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में क्या है समुद्र में घनत्व अधिक होता है। अगला पॉइंट हमारा, नदी की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। विस्मयकारी विद्युतीय और चुंबकीय घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो विस्मयकारी चुंबकीय घटनाएं जो होती हैं दोस्तों आयनमंडल में घटित होती हैं। ध्यान रखने की बात है, चुंबकीय घटनाएं जो हैं वो आयनमंडल में घटित होती हैं। इसीलिए जितने भी टावर आवर होते हैं, मोबाइल के जितने भी सैटेलाइट कनेक्शन, सब आयनमंडल में निर्धारित किए जाते हैं, आपको मालूम है, क्योंकि वहाँ चुंबकीय तरंगें हैं। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप क्षोभ मंडल को ही तो देख पाते हैं नीचे से, क्योंकि यहाँ क्या होता है, बरसात, आंधी, तूफान, बाढ़ आदि सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रह्मांड की किरणों, आ गया देखो ये, ब्रह्मांड किरणों का परीक्षण काहे में किया जाता है? देखिए फिर देख लीजिए एक बार, ब्रह्मांड की किरणों का परीक्षण किया जाता है आयनमंडल में। क्यों? क्योंकि वहाँ चुंबकीय तरंगें निर्धारित होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल के सबसे निचले भाग पर क्या पाया जाता है? देखिए दोस्तों, वायुमंडल के सबसे निचले वाले भाग की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ क्षोभ मंडल है, और इसी को हम देख पाते हैं, जैसा कि हमें यहाँ बताया है। सारी मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होंगी? क्षोभ मंडल में। क्यों? क्योंकि हम उसी को तो देख पाते हैं, इसलिए हमें मालूम है कि घटनाएं घटित हो गई। अगला प्रश्न है, सूर्य जो कि स्वयं एक तारा है, बिल्कुल स्वाभाविक है, सूर्य एक तारा है जिसका जीवन काल होता है 10⁻10 वर्ष। देखिए बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है कि सूर्य एक तारा है। देखिए लेकिन सूर्य वास्तव में एक तारा है। क्यों है? क्योंकि कोपरनिकस ने खुद कहा था कि सूर्य एक तारा है, जबकि सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, हमें देखो मतलब इतना है कि सूर्य का जो जीवन काल होता है वो 10⁻10 वर्ष होता है। ध्यान रखना, 10 चढ़ा देना है कि बस। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य एक चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखाई देता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग की घटना बोलते हैं। स्वाभाविक है, डायमंड रिंग की घटना बोलते हैं हम लोग। जब सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, सूर्य हमें अंगूठी की तरह दिखता है सर्कल राउंड में, इसीलिए हम इसे डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारी वाहन में डीजल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आजकल। देखिए डीजल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होता है, स्वाभाविक है, आप लोगों को मालूम है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता है, जिससे आर्थिक बचत होती है। और डीजल में उच्च क्षमता, सबसे महत्वपूर्ण इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि डीजल में उच्च क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? हाई कैपेसिटी अधिक होती है, इसकी ध्यान रखने की बात है। इसीलिए बड़े बड़े जो भारी वाहन होते हैं, जो ट्रक वगैरह वगैरह, इनमें जो है हमेशा डीजल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है, क्या होता है? अवश्रव्य तरंगें। स्वाभाविक है, भूकंपीय तरंगें कैसी तरंगें हैं? अवश्रव्य तरंगें। क्यों है? क्योंकि ध्वनि तरंगें अवश्रव्य तरंगें होती हैं। ठीक है, भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो है भूकंप के दौरान अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखना है, जो तारा जितना अधिक चमका है उसका तारा का ताप अधिक होता है, लेकिन उसकी उम्र कम होती है। ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है, जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है, लेकिन ध्यान रखना उसका रंग जो है उतना ही अधिक निर्धारित करता है। देखिए ब्रह्मांड में तीव्र चमकदार तारों का जीवन काल कितना होता है? 10⁻6 बार। एक अनुमानित बता दिया है। देखिए सूर्य का जो है जीवन काल अभी कितना होता है? 10 बताया था, लेकिन जब बहुत अधिक चमकीला जो तारा होता है उसका जीवन काल 10⁻6 होता है, और जो है उसकी उम्र कम होती है। अगला प्रश्न है, तारों का जीवन काल उसके द्रव्यमान व चमक पर निर्भर करता है। देखिए मैंने बताया था तारों का जो जीवन काल है वो उसके, देखिए द्रव्यमान तो ठीक है, द्रव्यमान के साथ चमक पर निर्भर करता है। चमक का मतलब उसके ताप पर, द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करता है। अगली बात है कि तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं, इन्हें हम खगोलीय दूरी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सॉरी। अगला प्रश्न हमारा देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में परिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। स्वाभाविक है, जब सूर्य को हम डायरेक्ट अपनी जो है ना आंखों से देखेंगे तो क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रे से हमारी आंखों पर जो है पड़ेंगे और उसको क्या कर देंगे? क्षतिग्रस्त कर देंगे। माने अल्ट्रावायलेट तरंगें जो है हमारी आंखों को सीधा प्रभावित करती हैं। आगे देख लेते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। देखिए आपको मालूम होगा सापेक्षता का सिद्धांत दिया था सर आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव, दो सिद्धांत उन्होंने दिए थे। एक तो सापेक्षता का, एक प्रकाश विद्युत प्रभाव का। दो सिद्धांत जो है वो सर आइंस्टीन ने दिए थे। चंद्रमा पर दिन और रात का मान क्या होता है? देखिए आपको मालूम है चंद्रमा पर दिन की अवधि 100 डिग्री सेल्सियस और रात की
-180 डिग्री सेल्सियस होती है। ध्यान रखने की बात है यहाँ, -100 दिन में और -180 रात में। अब आपको मालूम होगा 180 जो है त्रिभुज की तीनों कोणों को योग होता है, तो नाइट में चंद्रमा पर ये सब देखने को मिलता है, लेकिन ऊपर 100 डिग्री है। अगली बात कर लेते हैं, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा। देखिए कोई भी बात नहीं है यहाँ, सिंपल सी बात केवल इतनी है कि पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा परिवर्तित। मात्रा का मतलब यहाँ किससे है दोस्तों, मात्रा का मतलब यहाँ द्रव्यमान से है। कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं दोस्तों, कुछ मात्रक यहाँ दिए हुए हैं और कुछ इनकी जो है इकाइयाँ दी हैं, तो यहाँ हम लोग इनको देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वाली चीज़ें हैं जो देखिए, लंबाई को आप लोग देखते हैं, लंबाई को हम लोग काय में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ माइक्रोमीटर की, तो माइक्रोमीटर 10⁻⁶ होता है। कभी कभी पूछने को मिल जाता है क्या, लंबाई का मात्रक मीटर में मापते हैं, लेकिन अगर हम इसे माइक्रोन में मारेंगे तो माइक्रोन में मापेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁶ हो जाता है। एंगस्ट्रॉन आपको मालूम है 10⁻10 मीटर में होता है। एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, ये भी मीटर में मापता है तरंग को, लेकिन क्या होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻10। अगला बात क्या है, द्रव्यमान को हम मीट्रिक टन में मापते हैं, और मीट्रिक टन जो है बोलो दोस्तों 10⁻3 किलोग्राम होती है। एक मीट्रिक टन कितना होता है, एक मीट्रिक टन 1000 kg के बराबर होता है। ध्यान रखने की बात है, बहुत सी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं मार्केट से, मीट्रिक टन में मापी जाती हैं, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 10⁻3 माने कि 1 किलो की जगह 1000 किलो ले लो तो 1 मीट्रिक टन ले लिया आपने। अगली बात करें एंगस्ट्रॉन की, फिर से हम बता देना चाहते हैं एंगस्ट्रॉन को। एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर होता है, और सूर्य का जो जीवन काल है वो 10⁻10 है, बस यहाँ माइनस लगाने की जरूरत है। अब बात करें माइक्रोन मीटर की, 10⁻6 मीटर होता है, ये आपको मालूम है। अगला प्रश्न हमारा जो है क्या है आपका, आयतन को घन मीटर में मापा जाता है और लीटर में मापा जाता है। 1 लीटर 10⁻3 घन मीटर के बराबर होता है। क्या होता है, घन मीटर के बराबर होता है 10⁻3 मीटर का क्यूब, ठीक है, 10⁻3 मीटर के क्यूब घन मीटर है, 10⁻3 घन मीटर होता है। आयतन वॉल्यूम को किस में मापते हैं, 1/1000 में। ध्यान रखने की बात है, शॉर्ट में समझने की जरूरत है। 1/1000 आपका आयतन कहलाता है, क्या कहलाता है, 10⁻3 घन मीटर में चलता है ये। अगला देख लीजिए, बल को आप मानते हैं, बल डायन होता है, और इसकी 10⁻5 न्यूटन होता है माइनस में। एफ का बराबर न्यूटन में कितना होता है, एक डायन बराबर 10⁻5 न्यूटन होते हैं, आपको मालूम होगा। एक डायन में 10⁻5 न्यूटन होते हैं माइनस में, एक डायन में 10⁻−5 न्यूटन होते हैं। किलोग्राम फुट की बात करो तो 9.8 न्यूटन होता ही है। अब सिंपल सी बात है, हम लोग ज़्यादातर वजन में क्या लेते हैं, 1 किलो की जगह 9.8 लेते हैं। अगली बात कर लेते हैं दाव। देखिए यहाँ बहुत से दिए हैं, लेकिन हम लोग कुछ ही पढ़ेंगे यहाँ, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाती हैं, हालांकि क्योंकि अब इतनी छोटी परीक्षाएं नहीं है। अगला पॉइंट हमारा देख लीजिए, दाव की बात करते हैं। दाव किलोग्राम फुट पर मीटर स्क्वायर होता है। अब ये तो पूछने की ठीक है, लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी इकाई जो है आप ही यार पूछी जाती है। दाव की इकाई क्या होती है, या तो पास्कल पूछते हैं अपन लोग, या तो क्या बोलते हैं पास्कल, और या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। कार्य और ऊर्जा की आपको मालूम है, जूल होती है इसकी इकाई, और एक आर्गन में 10⁻7 जूल होती है। ये कई बार पूछा जा चुका है, क्या है, कार्य और ऊर्जा की इकाई तो जूल होती है ना। कार्य और ऊर्जा की इकाई वर्क एंड एनर्जी जो है यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है, और इसकी 10⁻7 जूल होती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसको, ऊष्मा की इकाई। 1 कैलोरी में 4.5, देखो एक हीट की जो है 1 कैलोरी में कितनी होती है, 4.19 जूल होती है। 1 कैलोरी 4.19 जूल के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है क्या कहलाती है, एक यूनिट जो होती है जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वो कहलाती है विद्युत मीटर। क्यों, क्योंकि हम बिजली लेके और फिर उससे काम करते हैं। आगे देख लीजिए, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर हट जाएगी। स्वाभाविक है, जब वो नाव से कूद के जो है पृथ्वी पर आने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, जमीन पर आने का प्रयास करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, नाव पर एक प्रतिक्रिया बल लगेगा और नाव पानी में दूर की ओर जाने का प्रयास करेगी। अगला प्रश्न है, ये बेसिकली जीवन के उदाहरण है, आप टाइप मार के देख लीजिए, बिना ही सोचे ऐसा होगा। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, अभी बताया था मैंने। डायनामो क्या होता है, ये एक जनरेटर होता है, ये यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है, पहले चलाओ फिर बनाओ बिजली। आगे देखो, मोमबत्ती रसायन ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि मोमबत्ती के केमिकल होता है। अगली बात करें माइक्रोफोन, ये क्या करता है, ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी, पानी की सतह अपरिवर्तित। देखिए, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, स्वाभाविक है कि जब वो उसने पहले से ही अपना एक आयतन निर्धारित कर लिया है, अब उसमें कुछ भी होने की संभावना नहीं है। क्या है, उसमें अब कुछ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसने अपना पहले से आयतन निर्धारित कर लिया है, तो पानी की सतह परिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, या एक सिक्का उछाला जाता है, उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चाल आगे गतिवर्धन के साथ होती है। क्या है? रेलगाड़ी आगे की ओर गतिमान है, इसलिए जो है एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी आगे की ओर गतिवर्धन के साथ है, स्वाभाविक है पीछे की ओर गिरेगा ही गिरेगा, गिरेगा ही गिरेगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, नदियों में पानी के बहाव के लिए जो बल जिम्मेदार होता है वो कौन सा बल होता है? नदियों में पानी के बहाव के लिए घर्षण बल जिम्मेदार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, शायद आपने अभी नहीं देखा हो। नदियों में पानी के बहाव के लिए जो बल जिम्मेदार होता है वो गति बल नहीं होता है, गतिक बल नहीं, घर्षण बल होता है। नदियों में पानी के बहाव के लिए जो बल जिम्मेदार होता है घर्षण बल होता है। अब आपने देखा होगा बेसिकली, जब बहुत सी नदियों में ऐसे पत्थर पड़े होते हैं जिसके कारण पानी उनसे टकराता है और अपनी गति को बढ़ा के आगे की हो जाता है, माने घर्षण बल यहाँ महत्वपूर्ण होता है। आगे देख लेते हैं हम। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी हो जाती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर ग्रेविटी बल जो पड़ता है, अब जितना है उसका कितना रह जाता है? चौथा भाग रह जाता है। देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर दुगनी होती, माने दूरी को बढ़ाओगे तो ग्रेविटी घटाओगे। सिंपल सी बात है, दूरी बढ़ेगी तो ग्रेविटी घटेगी। अगला पॉइंट हमारा देखिए जोड़ी मिलाने से संबंधित है, यहाँ देख लेने की जरूरत है। वाट को आप शक्ति में मापते हैं, क्या है? कितने वाट का बल्ब है? तो शक्ति की बात आ रही है। नॉट की बात करें हम, समुद्री जहाज की गति, ध्यान रखने की बात है। नॉट समुद्र के जहाज की गति और नॉटिकल मील ये होती है नौ संचालकों द्वारा। अगली बात, कैलोरी को हम ऊष्मा में मापते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ लंबाई या दूरी के मात्रक कुछ दिए गए हैं। यहाँ जनरली थोड़े से मात्रक हम लोग समझेंगे क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वही समझेंगे। 1 किलोमीटर में आपको मालूम है 1000 मीटर होता है, कई बार पढ़ा होगा। 1 मील में आपको मालूम है जो जितनी भी फोर्स की भर्तियाँ होती हैं उन सारी भर्तियों में क्या मानते हैं? 1600 मीटर कहते हैं। 1600 मीटर की दौड़ है तो 1600 मीटर का मतलब यहाँ जीरो हटाने के बाद 1.6 किलोमीटर की दौड़ है। आगे देख लेते हैं हम लोग। नाविक मील जो होती है ना, होती है 1.85, माने कि नॉटिकल मील की दूरी की बात कर रहा है वो। नॉटिकल मील 1.85, यहाँ जरूरी इतनी नहीं है कि पूरा दशमलव। 1.85 नॉटिकल मील बराबर 1.85 होता है। खगोलीय दूरी आपको मालूम है, सूर्य की दूरी आप याद कर लेना, 149.5 पड़ी थी, 1.49 कर लेना इसको। 1.49 कितना? 1.49 जो है खगोलीय इकाई हो जाएगी। खगोलीय इकाई की दूरी कितनी होती है? खगोलीय इकाई की 1.49 हो। वैसे सूर्य की दूरी आपको मालूम है ना। तो चंद्रमा सॉरी पृथ्वी और उसके बीच, सूर्य के बीच की दूरी 149.5 पड़ी थी ना मिलियन में, बस वही इसकी है। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष को आपको मालूम है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष की दूरी तो आपने पढ़ी होगी कई बार, 9.46 10⁻15 जो है वो, सॉरी 10⁻15 मीटर में होती है जी। और यहाँ हम लोग अगर किलोमीटर की बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर में होती है। किलोमीटर में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या एक पार्सेक, ये तो आपको मालूम होगा। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और 3.26 प्रकाश वर्ष 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। एक पार्सेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं और एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आ गए हैं। एक सड़क पर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल शून्य के बराबर होगा। देखिए क्यों होगा? क्योंकि सड़क पर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गतिमान है। अब जब समान चाल से गतिमान है कोई चीज़ तो उसका परिणामी बल क्या होगा? शून्य तो होगा ही। अगर चाल बदलती रहती है तो फिर परिणामी बल में कोई डिफरेंस आता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। सीढ़ी कमरे के फर्श और ऊर्ध्वाधर के बीच फिसलना शुरू करती है। फर्श और ऊर्ध्वाधर के बीच फिसलना शुरू करती है, पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्व तल में ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा आरोहित पथ जो होता है वो क्या होता है? अनुरेखित जो पथ होगा वो वृत्ताकार पथ होगा। क्यों होगा? इसका रीजन देखिए, यहाँ सीढ़ी की बात कर रहा हूँ और सीढ़ी वो ऐसी खड़ी हुई है, ये दीवार है और ये आधार तल है और ये सीढ़ी के पैर है, यहाँ वो खड़ा हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ है। अब आप देखिए, ये वक्राकार पथ है ना ऐसी, तो ये गोलाकार पथ में आएगी। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, तो पिंड पर क्या होगा? एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर, एक गोलाकार पिंड है जो एक वृत्तीय पथ पर, एक समान कोणीय वेग से गतिमान है। वृत्तीय पथ पर
त्रिज्या क्या होगी आर, तो पिंड का त्वरण जो होगा ओमेगा स्क्वायर आर होगा, जो पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुखी दिशा में होता है। क्या होगा, याद रखने की जरूरत है, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं, एक भारी रबड़ के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा हुआ है, जल में इसका भार क्या होगा, स्वाभाविक है जल में तो भार शून्य हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो जल भरा है वो जल का स्थान ले लेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये आपको समझ में हो गया ना, भारहीन रबड़ के गुब्बारे में, माने एक गुब्बारा जिसका कोई भार नहीं है लेकिन उसमें 200 सीसी जल भरा हुआ है, वो पानी में डालने पे वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथिन का गुब्बारा पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है और वायुमंडल की ऊंचाई पर गुब्बारे की आमाप में वृद्धि होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसकी आमाप में वृद्धि होती है जिसके कारण ऊपर जाकर वो फट जाता है। आगे देख लेते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे की बात कर लेते हैं। तो धूम्र कोहरे के बनने से उत्पन्न होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन। प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरे के, प्रकाश रसायनी माने कि जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश रसायनी जो धूम कोहरे हैं उनसे बनने से ओजोन बनती है और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है और O3 बनता है। ध्यान रखना, प्रकाश रसायन धूम्र कोहरे से बनता है ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारा है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से चल रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, क्षैतिज से इस प्रकार आना होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। स्वाभाविक है, पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी जनरली। अब यहाँ समझने की जरूरत है, रास्ते में ट्रक चलते हुए देखे होंगे, पीछे का हिस्सा जो है, जो गैस वाले ट्रक होते हैं, जो डीजल पेट्रोल वाले ट्रक होते हैं, और जो कंटेनर होती हैं वो थोड़ा सा 25, 15, 20 डिग्री के कोण पर पीछे की तरफ झुके होती हैं, है ना। तो ये आपने देखा होगा। तो तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुख्य पृष्ठ क्या होगा, क्षैतिज से इस प्रकार आना होगा कि पीछे की सिरे पर अधिक गहराई होगी। अगला प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 100 kg। ठीक है, गुरुत्वजनित त्वरण G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, 100 होगा। देखिए, कहने का मतलब यहाँ ये है कि पृथ्वी पर जो गुरुत्व त्वरण का मान है, चंद्रमा पर वही गुरुत्व त्वरण के मान होने के कारण जो भार होगा वो लगभग इक्विवेलेंट होगा। अगला प्रश्न हमारा है, गुरुत्व त्वरण का प्रभाव किसी वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव केवल भार पर पड़ता है। स्वाभाविक, अभी आपको यही बात बताना था और बताया भी मैंने कि देखिए, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जब चंद्रमा पर हम कोई वस्तु ले जाते हैं तो उसका भार बदल जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। मतलब 1 लीटर तो 1 लीटर ही होगा ना। बस ये है कि वायुमंडल और ग्रेविटी कम होने के कारण हमें हल्का महसूस हो रहा हो, यहाँ ग्रेविटी और वायुमंडल अधिक होने के कारण भारी महसूस हो रहा। तो केवल भार बदलता है लेकिन इसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान को मात्रा बोलते हैं, जो अभी बीच में एक बार क्वेश्चन में पूछा चुका है। अब देखिए, मैंने अभी बताया था उच्च वेग संख्या को सैक नहीं मैक, ये मैक है, ये गलत है, ये मैक होता है, मैक होता है ये। ठीक है, उच्च वेग को मैक में मापते हैं, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और दाव पास्कल अभी मैंने आपको बताया था, और ऊर्जा तो जूल की इकाई है। ये आपके मिल चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, भूमिगत जल का ऊपर की ओर चढ़ने का क्या कारण होता है। भूमिगत जल का ऊपर की ओर चढ़ने का कारण पृथ्वी जल के जल स्तर में बढ़ोतरी। सिंपल सी बात है, भूमिगत जल का ऊपर की ओर चढ़ने का कारण होता है पृथ्वी के जल के स्तर में बढ़ोतरी। पृथ्वी के जल का स्तर बढ़ गया तो भूमिगत जल ऊपर बढ़ गया। सिंपल सी बात है, कोई भी पानी जो है पृथ्वी के नीचे विद्यमान पानी ऊपर की तरफ कम निकलेगा जब नीचे लोड ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात, केशुकत्य के उदाहरण आपको मालूम हुए। केशुकत्य का मतलब सीधा सीधा आपको मालूम है कि स्याही का सूखना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना आदि सब केशुकत्य के उदाहरण है। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोदक आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, खड़ी होने के कारण उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गति कम हो जाएगी। आगे हम लोग देख लेते हैं, किसी भी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। कब कहा जाता है, किसी भी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होती हैं। समरूप कब कहा जाता है, मान और दिशा दोनों नियत होती हैं। किसी भी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब उसका वेग का मान और उसकी दिशा दोनों में नियतता होती है। m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है तो पिंड के संवेग में परिवर्तन 2mv होता है। क्या होता है, 2mv। देखिए, m द्रव्यमान का एक पिंड है और v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आ जाता है, संवेग में परिवर्तन 2mv होगा। संवेग में परिवर्तन 2mv होगा लेकिन कार्य यहाँ पूछा जाता है तो 0 हो जाता है, क्योंकि अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया तो मतलब हमें कोई डिफरेंस तो देखने को मिला नहीं है, तो कार्य तो 0 होगा। हमने समय आपको दिया, आपने समय कमाया ना।
वो चीज़ अलग है, हमें परिवर्तन देखना चाहिए तो वो कार्य माना जाता है। परिवर्तन नहीं है तो कोई कार्य है ही नहीं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तुओं का क्या होता है? त्वरण समान होता है। स्वाभाविक है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती तो दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाता है। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती तो दीर्घवृत्त का जो तल है ना वो पृथ्वी के केंद्र पर होता है। स्प्रिंग का काठिन्य क्या है? स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता क्या होती है? स्प्रिंग का काठिन्य क्या है? स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता ये कहलाता है इसका काठिन्य। माने कुल मिला के एक स्प्रिंग होती है वो अपनी स्थिति में क्यों टिकी रहती है? क्योंकि उसकी जो भारवाहिता होती है, माने उस पर एक लोड डाल दिया जाता है, लोडेड कर दिया जाता है। नहीं, अगर आपको समझ में आया, ये शब्द हो सकता है ना आपको आया हो, दोनों बातें, भारवाहिका और ये काठिन्य। तो इतना समझने की ज़रूरत है कि जब कोई भी चीज़ होती है और वो स्प्रिंग के माध्यम से तनी हुई होती है, जनरली आप लोग गाड़ी देखते हैं और चलाते भी हैं तो इसको हम देख लेते हैं। इसका स्टैंड जो होता है ना, स्टैंड में एक स्प्रिंग लगी होती है जिसके कारण स्टैंड खड़ा हो जाता है और उसको बैक करने पर सीधा की सीधा पीछे ऊपर चिपक जाता है। ऐसा नहीं लटका नहीं रहता, झूलता नहीं है वो। तो कहने का मतलब उस पर एक भारवाहिका लगी हुई है जिसके कारण वो खिंचा रहता है और उस पर एक भार लगा रहता है। अगली हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, जी की इकाई है। जी की इकाई क्या होती है? जी कैपिटल जी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको यहाँ से लिख सकते हैं, शॉर्ट में पढ़ा होगा आपने, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए, आवेग माप होती है काय की? भार की। आवेग हम भार को मापते हैं, आवेग माप है किसकी माप है? सॉरी दोस्तों, आवेग जो है वो भार की माप होती है। किसकी माप होती है? आवेग। आवेग माप है भार की। बल का मात्रक क्या होता है? बल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कई बार पढ़ा होगा। इसको न्यूटन भी बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं और इसका मात्रक एक डायन भी होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या होता है? एक डायन हमने कितना बताया था? 10⁻5 पास्कल। एक डायन में 10⁻5 पास्कल। देखिए अगला बात है, एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 होता है और इसे हम 1/1000 भी लिख सकते हैं। ये देखिए मिमी में पूछा है इसलिए 1/1000 लिखा है। इसे 1/1000 लिखा जा सकता है। वैसे अगर पूछा जाता मीटर में तो 10⁻6 होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, आपने पढ़ा होगा। अगला पॉइंट है, एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि जड़त्व के कारण। क्या है? पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। क्यों? जड़त्व के कारण। माने वो अपनी स्थिर अवस्था में बने रहने का प्रयास करता है क्योंकि उस पर कोई भार या बल नहीं लगाया गया है। किस पे? पानी पे, गिलास पे से रखा होना है। अगला पॉइंट हमारा है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। सिंपल सी बात है, स्प्रिंग को वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए क्या है? एक प्रत्यानयन बल लगता है जो उसे अपनी अवस्था में आने के लिए प्रेरित करता है। एक जेट इंजन के सिद्धांत पर रेखीय संवेग संरक्षण, ध्यान रखना जेट इंजन की बात कर रहा है। जेट इंजन ये रेखीय संवेग संरक्षण है और रॉकेट इंजन जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर केवल कार्य करता है। अगली हम बात कर लेते हैं, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी। सिंपल। क्यों? क्योंकि इसका 1/3 करना है तो गतिज ऊर्जा 1/9 भाग तो रही जाएगी ना, क्योंकि कमी हो जाएगी उसमें। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है, कैसी होती है? देखिए चलते हुए चलती गाड़ी में आदमी जो बैठा है उसमें गतिज और स्थिति दोनों होती हैं, क्योंकि वो खुद बैठा है तो उसमें स्थिति ऊर्जा है। गाड़ी चलाई माने तो उसमें गतिज ऊर्जा है, माने कि उसमें दोनों ऊर्जाएं समाहित है। अगला प्रश्न है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसका समय आधा हो जाता है। वेग दुगना होने से समय आधा है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करना है और 20 की स्पीड से चल रहा है और फिर 40 की स्पीड चलोगे तो समय तो कम हुआ ना। अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए, अगला हम बता देते हैं आपको, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा होती है? एक समान गति की। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा होती है? एक समान गति से। न्यूटन के गति का समीकरण क्या है? v=u+at, पढ़ा होगा। v=u+at, ये प्रथम समीकरण है गति का। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भर करती है उसके द्रव्यमान पर। गति का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वस्तु के जड़त्व की जो प्रत्यक्षता निर्भर करती है उसके द्रव्यमान पर। द्रव्यमान का मतलब ये हल्की वस्तु है, भारी वस्तु, माने उसका वजन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विभवांतर मापने के लिए काय का प्रयोग होता है? विभवांतर वोल्टमीटर के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए होता है? वोल्टमीटर के लिए। अब बेंचोमीटर की बात करें, बेंचोमीटर क्या होता है? द्रव के प्रवाह की गति को मापने वाला एक यंत्र होता है। अगली बात कर लेते हैं हम, मुकेश सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा है, अचानक वह तैरने लगा। मुकेश पानी में तैरता है, यह न्यूटन के गति के किस नियम के कहा? तीसरा नियम, गति और प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया के विपरीत है। एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंगदैर्घ्य को मापता है, टैकोमीटर घूर्णन गति को मापता है। अभी मैंने बताया था पहले। चाल लिखा है तो चाली का मतलब है गाड़ी, गाड़ी के पहिए की चाल की बात कर रहा है वो यहाँ।
बेसिक चाल की बात नहीं कर रहा है। एनेमोमीटर हवा की गति और दिशा को मापने वाला है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा जब एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है। मैं पहले बता चुका है आपका। अगला प्रश्न क्या है, दो वेक्टर जिसका मान भिन्न होता है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात, जब भी भिन्न भिन्न मान वाले वेक्टर हैं तो उनका परिणामी शून्य कैसे होगा, कभी संभव नहीं होगा। वे भौतिक राशि हैं जिसे जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। देखिए, परिमाण और दिशा दोनों सदिश राशि में होती हैं। और सदिश राशि कौन कौन सी होती हैं? बल, बलागुण, वेग, संवेग, कोणीय संवेग, त्वरण, विस्थापन आदि। अगला प्रश्न हमारा हम लोग देख लेते हैं, क्या है। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है और अंदर की ओर लटकता है, जबकि कार अचानक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेलती हुई महसूस करती है। देखो, यहाँ दो चीजें उन्होंने, दो सिद्धांत एक साथ दे दिए। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तो वो अंदर की ओर जाता है, और जबकि कार जब चलाने वाला व्यक्ति होते हैं तो वो कार तो अंदर की तरफ, लेकिन उसमें बैठा व्यक्ति बाहर की तरफ महसूस करता है। साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ध्यान रखना, केंद्रीय बल महसूस करने के कारण वो ऐसी स्थिति में आती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेता है जब वो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करता है। क्या करता है? अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए मोड़ आवश्यकता। ठीक है, मोड़ लेते समय झुकता क्यों है? क्योंकि वो पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर लेता है। रनिंग में आप जाते हैं तो आप एक तरफ की ओर ज़्यादा झुकने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप जल्दी पहुंचने का प्रयास होता है, माने केंद्र की ओर झुकने का प्रयास। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का हमेशा त्वरण समान होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को लेने के लिए क्यों अपने हाथ पीछे की ओर? क्योंकि पर्याप्त जो है वेग कम करने हैं, माना कि हो सकता है उसे देखो लगाने के लिए समय मिल जाए। अगला प्रश्न क्या है, जड़ता गुण क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। जड़ता गुण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़ता गुण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा होगा बीच की दूरी के वर्ग, देखो द्रव्यमान एम और आर स्क्वायर होता है, इसका मतलब एम आर स्क्वायर होता है। एम आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? जड़त्व का फॉर्मूला होता है। जड़त्व इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर, माने कि द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये आपने जड़ता गुण का नियम परिभाषा पढ़ी है। अगला, थर्मामीटर क्या करता है? थर्मामीटर ताप को समान बनाए रखने का प्रयास करता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभव मापी यंत्र। वोल्ट मीटर विभवांतर बदलने वाला। विद्युत धारा का आमीटर मापी जाती है वोल्ट में। विभव मापी यंत्र होता है। आमीटर विद्युत धारा मापने के लिए। एक वोल्ट मापी यंत्र होता है। देखिए, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो आपने कुछ सुना होगा 1/81 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो 1/81 है। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होता है? 5/2 हो जाता है। क्या होता है? 5/2 हो जाता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है भाई साहब? त्वरण एफ इज इक्वल टू एम। से देखो, एफ इज इक्वल टू एम होता है ना, और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/m। ये फॉर्मूले से इसको हल किया, इसलिए 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। त्वरण निकाला है यहाँ। 20 न्यूटन का बल जो है 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होता है? सिंपल सी बात, वही इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है ना, इससे हल किया इनने। आगे देख ले लेते हैं हम। एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान है, बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या है? भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है। समझ में आ गई बात? एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर की ओर पहुंचाना आसान होता है, क्योंकि उसमें एक हिस्से को ही संभालना होता है। अगली बात क्या है, 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा इतने जूल है, तो कण का द्रव्यमान कितना होगा? कण का द्रव्यमान निकालने के लिए इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा। अब इस सवाल को हम लोग बाद में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ फॉर्मूला डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मुझे पर्याप्त इसको जानकारी नहीं है। आगे देख लेते हैं, किसी भी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होता है? किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का जो वेग है वो अधिकतम होता है। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर किसी स्थिति कण का वेग अधिकतम होता है। सिंपल सी बात है, पाइपलाइन में हमेशा केंद्र पर ही बल अधिकतम होता है, और कहीं होता ही नहीं है। एक चिड़िया एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विराम अवस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है, तो उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा पहले के समान भार वाला में लगेगा, क्योंकि चिड़िया का वजन इतना नहीं होता है। अगली बात कर लेते हैं हम। ये भी जो है सवाल है आपका, हम लोग सवाल को देखेंगे थोड़ा। कार्य बराबर बल गुणे बल की विस्थापन में बल की दिशा में विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल और बल की दिशा में विस्थापन। ये शायद सवाल नहीं है, ये बेसिक पॉइंट उन्होंने पूछा है। 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया कार्य जूल होता है। देखिए, अब हमने बताया था आपको, जब विस्थापन नहीं मिलेगा आपको तो कार्य 0 होगा। विस्थापन जरूरी है। अगला हम बात देख लेते हैं, जो कुछ आपको जो है राशियां हैं, इनके मात्रक हैं और इसकी विमाएँ हैं। तो राशियां, मात्रक और विमाएँ जो है
पूछी तो जाती हैं, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ही देख लेते हैं। देखिए, जैसे क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर लिखते हैं तो एल स्क्वायर क्षेत्रफल की विमा होती है। आयतन को घन मीटर तो एल क्यू होती है इसकी विमा। अगला है घनत्व, किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 है, किलोग्राम पर घन मीटर है। घनत्व का जो है कम लोगों को याद भी रहता है, यहाँ देख लीजिए, किलोग्राम पर घन मीटर होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर या किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 करना है। तो इसमें एम एल इनवर्स 3 करना है। ठीक है, चाल तो मीटर पर सेकंड होती है, एल टी इनवर्स होती है, मीटर पर सेकंड होती है, बेग भी मीटर पर सेकंड तो एल टी इनवर्स होता है, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। कुछ नहीं है, एम को मीटर को एल मान लिया और समय को टी मान लिया, बाकी आपको दिख रहा है सेम कंडीशन है। अगला पॉइंट हमारा क्या देखने को मिलता है, बल बराबर क्या होता है, बल का है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो किलोग्राम को द्रव्यमान में तो एम ले लिया, मीटर को एल में ले लिया, सेकंड को टी इनवर्स 2 हो गया। संवेग को किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स सिंपल कर दिया, इसको -1 कर दिया। आवेग का किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, माने आवेग और संवेग की विमाएं समान होती हैं और दिन के मात्रक भी समान होते हैं। दाव का पास्कल होते हैं तो दाव को मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं और किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स बोलते हैं। एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 किसकी, दाव की विमा है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला जो प्रश्न है, जो कुछ मात्रक दिए हैं और कुछ भौतिक राशियां दी हैं और इनके संकेत दिए हैं, हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्व। जैसे आवृत्ति को आपको मालूम है फ्रिक्वेंसी बोलती हैं, इसे हर्ज एच से प्रदर्शित करती हैं, एच जेड। आवृत्ति को क्या बोलती हैं, फ्रिक्वेंसी, एच जेड हर्ज से प्रतिपादित करती हैं। बल क्या होता है, बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, इसे एन से प्रदर्शित करती हैं। दाव को पास्कल में, विद्युत की मात्रा आवेश को कूलाम में, विद्युत विभव को वोल्ट में, विद्युत प्रतिरोध को ओम में बोलती हैं, ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन में बोलती हैं, प्रतिदीप्ति घनत्व को लक्स में बोलते हैं, शक्ति को वाट में बोलते हैं, कार्य को जूल में बोलती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए।